नमस्कार दोस्तों, इनसाइट एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज से एमपीजीके के लिए एक नई टेस्ट सीरीज चालू हो रही है, जिसके तहत हम एमपीजीके और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ये पहला टेस्ट है, इसमें 110 प्रश्नों को टोटल कवर किया जाएगा। ठीक है, चालू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका उसमें कि मध्य प्रदेश के किस गाँव को भारत के भौगोलिक केंद्र माना जाता है। मध्य प्रदेश के किस गांव को भारत का भौगोलिक केंद्र माना जाता है? बागली गांव, देवास, करौंदी, आमला या हिनौता। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाता है इसमें करौंदी। ठीक है, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा आपका इसमें? करौंदी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। दूसरा प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा पठार में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा जिला मालवा पठार के अंतर्गत नहीं आता है? क्या वो नीमच, सीहोर है, या फिर दूसरा ऑप्शन उज्जैन, रतलाम है क्या? तीसरा ऑप्शन है देवास और विदिशा, चौथा ऑप्शन है बैतूल और नरसिंहपुर। ठीक है, तो अगर आप नीमच और सीहोर का देखेंगे तो एक अलग तरह का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, उज्जैन और रतलाम में जाएंगे, ये भी मालवा में ही पड़ जाएगा आपका। देवास विदिशा में जाएंगे, ये भी मालवा में पड़ेगा। और आप बैतूल और नरसिंहपुर में जाएंगे तो आपको कहाँ मिलेगा? आपको मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये मालवा के पठार से बाहर की चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शिशुपाल की राजधानी चंदेरी बेतवा नदी के तट पर किस पठार पर स्थित है। ठीक है, शिशुपाल की राजधानी क्या थी? चंदेरी थी, वो बेतवा नदी के तट पर स्थित थी। तो बेतवा नदी के तट पर किस पठार पर स्थित थी, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इसके लिए जो आपके ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन है क्या है कि मालवा का पठार। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है आपका? मालवा का पठार। दूसरा है बघेलखंड का पठार। तीसरा है बुंदेलखंड का पठार, या फिर विंध्याचल का पठार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड का पठार, क्योंकि बेतवा नदी कहाँ बहती है? बुंदेलखंड के पठार में बहती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना नदी और सोन नदी के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करती है? यमुना नदी और सोन नदी। ठीक है, आपकी सोन नदी इधर बहती है मध्य प्रदेश के पूर्वी इस हिस्से में, और यमुना नदी इधर बहती है मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से में। ठीक है, इन दोनों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी क्या है? जल द्विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या है? कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी, मिकाई श्रेणी या फिर मैकाल श्रेणी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कैमूर श्रेणी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में कि मध्य प्रदेश से उद्गमित होने वाली किन दो नदियों के संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जिनके संगम को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएंगे आपके? कुंवारी या सिंध, वेनगंगा या वर्धा, नर्मदा या तवा, या फिर काली सिंध और चंबल। ठीक है, तो इसमें से वेनगंगा और वर्धा है, इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? आपका प्राणहिता कहलाता है। वेनगंगा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, सिवनी से। वर्धा नदी महाराष्ट्र से निकलती है, दोनों आगे चल के मिलती हैं महाराष्ट्र में, और क्या कहलाती हैं? प्राणहिता कहलाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न है कि नर्मदा द्वारा गठित जल निकासी व्यवस्था कैसी कहलाती है? नर्मदा नदी द्वारा जो जल निकासी व्यवस्था बनती है वो किस प्रकार की जल निकासी व्यवस्था है? ठीक है, ट्रेलिस टाइप है, ये सलाखें या रेडियल टाइप है, या आयताकार है क्या, या फिर वृक्षों के समान है, मतलब कि ट्री लाइक शेप में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सलाखाकार है। ठीक है, सलाखाकार है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल नदी में नहीं मिलती है? मतलब इनमें से तीन नदियां क्या है? चंबल की सहायक नदियां हैं, बाकी एक नदी क्या है? चंबल की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है क्षिप्रा, बेतवा, पार्वती, काली सिंध। ठीक है, तो इसका आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेतवा। बेतवा किसकी है? यमुना की सहायक नदी है, ना कि चंबल की। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में ओरछा में जो कंचन घाट है वो किस नदी पर स्थित है? बहुत ही सामान्य प्रश्न है। क्यों? क्योंकि अगर आपको ये पता है कि ओरछा किस नदी के किनारे है तो आपको यहाँ से उसका उत्तर आपका मिल जाएगा प्रश्न का। तो मध्य ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, निवाड़ी जिले में, और वहीं पे आपको क्या पड़ता है? कंचन घाट पड़ता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में नदियों के किनारे बसे नगरों के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सही कूट की पहचान कीजिए। वो कौन से शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए, उनकी सही पहचान करनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं आपके वो हैं, एक पे सूची 1 में नदियों के नाम है, सूची 2 में शहरों के नाम है, सुमिलित करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो पार्वती नदी है, पार्वती नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? आपका आष्ठा शहर बसा हुआ है।
ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी बुरहानपुर के आसपास बहती है, वहाँ पे नेपानगर बसा हुआ है। खान नदी है, खान नदी का किनारे हमारा इंदौर बसा हुआ है, और काली सिंध के किनारे देवास नगर बसा हुआ है। ठीक है, तो इन ऑप्शन को मिलाने के बाद जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2143। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2143। 2 मतलब पार्वती आष्ठा, 1 से ताप्ती नेपानगर, खान नदी, 2 1 खान नदी से इंदौर हो गया, और काली सिंध मतलब देवास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में कि नर्मदा नदी पर आधारित सौंदर्य की नदी नर्मदा, ये पुस्तक किसकी है। ठीक है, सौंदर्य की नदी नर्मदा किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो इसमें जो आपका एकमात्र ऑप्शन सही होगा वो क्या हो जाएगा, अमृतलाल बेगड़। इन्हीं को क्या कहा जाता है, नर्मदा पुत्र कहा जाता है। अभी इनका क्या है, 1-2 वर्ष पहले ही क्या हुआ है, निधन हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में कि मध्य प्रदेश में सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा युग्म असत्य है। मध्य प्रदेश में सहायक नदियों के संदर्भ में कौन सा युग्म असत्य है। पहला युग्म क्या है, धासन और बेतवा, दूसरा है हथनी और नर्मदा, तीसरा है सोन और यमुना, और चौथा है क्या सभी सत्य हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन क्या है, सोन और यमुना, ये क्या ऑप्शन है, गलत है। क्यों, क्योंकि सोन क्या है, गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कहाँ उसमें पटना के पास क्या है, उसमें मिलती है, गंगा नदी में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 12। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 में चीज़ों को क्या करना है, मैच करना है। क्या है इसमें, सूची 1 में नदी दी हुई है, सूची 2 में आपके क्या है, जलप्रपात दिए हुए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया है बीहड़ नदी, क्योटी फॉल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है चंबल नदी, कपिलधारा, तीसरा महान नदी, चचाई फॉल, चौथा है नर्मदा नदी, पाताल पानी। ठीक है, तो इसका जो सही उसका क्या बोल उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 4 1 2। कैसे हो जाएगा 3 4 1 2, तो बीहड़ नदी में क्या आता है आपका, चचई फॉल आता है। बीहड़ नदी में चचई फॉल आता है, प्रदेश का सबसे ऊंचा फॉल हो जाएगा। ठीक है, फिर चंबल नदी में क्या आ जाता है, पाताल पानी आ जाता है। महाना नदी में क्या है आपका, क्योटी फॉल है, और नर्मदा नदी में आपका क्या है, कपिल धारा वाटरफॉल है। ठीक है, कपिल धारा वाटरफॉल है। चलते हैं अगले प्रश्न में कि मध्य प्रदेश में कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है। ऑप्शन है आपके इंदिरा सागर बांध, चचई बांध, मान बांध, या फिर तवा बांध। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा सबसे बड़ा जलाशय है यहाँ पे, इंदिरा सागर बांध, जो कहाँ बना हुआ है, नर्मदा नदी में बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न में आपके प्रश्न नंबर 14। इसमें क्या है कि सूची 1 और सूची 2 में क्या करना है, चीज़ों को मैच करना है। सूची 1 और सूची 2 की चीज़ों को मैच करना है। सूची 1 में परियोजनाएं दी हुई हैं, सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। पहली परियोजना चंबल घाटी परियोजना है, दूसरी परियोजना रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है, तीसरी ब्लैक सागर परियोजना है, और चौथी है आपकी बाण सागर परियोजना। ठीक है, तो चंबल घाटी परियोजना जो कहाँ किनके मध्य चल रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य। इसमें 3 परियोजनाएं चल रही हैं। ठीक है, गांधी सागर बांध, कोटा बराज, और राणा प्रताप सागर। ठीक है, दूसरी परियोजना क्या हो गई, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना हो जाती है आपकी किसके साथ, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ, सॉरी महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, रानी लक्ष्मी परियोजना किसके साथ आती है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ। बाण सागर परियोजना आ जाती है, बाण सागर परियोजना कहाँ चल रही है, सोन नदी में, वो किसके साथ हो जाती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार के साथ। और चौथी आ जाती है आपकी ब्लैक सागर परियोजना, जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ हो जाएगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 और 1। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न नंबर 15 है आपका कि मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मृदा कौन सी पाई जाती है, ब्लैक मृदा पाई जाती है, लगभग 45% भाग में। ठीक है, यहाँ से हमको किसका पूछा जा रहा है, जलोढ़ मृदा का पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या दिए हमारे को, 34%, 2%, 11%, या फिर 3%। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3%। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3%। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 16 कि मध्य प्रदेश की उत्खाद भूमि या बेडलैंड किसका परिणाम है। ठीक है, मध्य प्रदेश में उत्खाद भूमि या बेडलैंड वो किसका परिणाम है, तो वो अवनालिका अपरदन का परिणाम है। अवनालिका अपरदन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में किसके द्वारा किया जाता है, चंबल नदी द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है, गिरिडीह प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ग्वालियर और चंबल संभाग के रीजन में। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न भी पुनः आपको सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मैच करना है। सूची 1 में
फसलें दी हुई सूची 2 में वो किस मृदा में उगाई जाती हैं, इसके संबंध में इस कूट को क्या करना है आपको, मैच करना है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ आपके पास, कपास और सोयाबीन। कपास और सोयाबीन हमेशा कहाँ उगाई जाती हैं, काली मृदा में उगाई जाती हैं। ठीक है, दूसरा है धान और गन्ना। धान और गन्ना सदैव कहाँ उगाई जाती है, जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास कॉफी और चाय। कॉफी और धान और गन्ना कहाँ उगाई जाएगी आपकी, लाल पीली मृदा में। कॉफी और चाय कहाँ उगाई जाएगी आपकी, लेटेराइट मृदा में। और चौथा है सरसों और राई, वो कहाँ उगाई जाएगी आपकी, जलोढ़ मृदा में उगाई जाएगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 2 4 1 3। क्या हो जाएगा, 2 4 1 3। ठीक है, कपास और सोयाबीन कहाँ हो जाएगा, काली में। धान और गन्ना लाल पीली में। कॉफी और चाय लेटेराइट में। और सरसों राई जलोढ़ मृदा में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर, उसमें कि मध्य प्रदेश का प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था आपका, ग्वालियर में स्थापित किया गया था। ठीक है, गजराराजे महाविद्यालय। ठीक है, गजराराजे महाविद्यालय। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 आपका, कि वर्ष 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2023 में किस राज्य सरकार द्वारा विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, ये किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा फ्लोटिंग उसका सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया ये, ओमकारेश्वर में। चलते हैं अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 20, कि मध्य प्रदेश के किस शहर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज स्थापित की जाएगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज किस शहर में स्थापित होगी। ऑप्शन है आपके इंदौर, महू, जबलपुर या फिर भोपाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसका, भोपाल। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 21 में। अगला प्रश्न है आपका, कि मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल का गठन कब किया गया था। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल कब और कहां गठित किया गया था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका कि दिसंबर 1952 में, दिसंबर 1952 जबलपुर। दूसरा है दिसंबर 1950 जबलपुर। तीसरा है दिसंबर 1952 जबलपुर या फिर दिसंबर 1950 भोपाल में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, दिसंबर 1950 जबलपुर में। ठीक है, दिसंबर 1950 जबलपुर में ये स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। गैर पारंपरिक स्रोत की बात हो रही थी यहाँ पे, सौर ऊर्जा हो गया ऑप्शन, दूसरा हो गया आपका बायोमास, तीसरा हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा और चौथा हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। तो ये तीनों ऊपर के क्या है, गैर पारंपरिक है, चौथा क्या है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, कि मध्य प्रदेश में कचरे से विद्युत उत्पादन करने का एकमात्र संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। कचरे से विद्युत उत्पादन करने का एकमात्र संयंत्र, पहला ऑप्शन है आपका मंदसौर, दूसरा है झाबुआ, तीसरा है रायसेन, चौथा है आपका भोपाल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भोपाल। भोपाल में क्या किया गया है, कचरे से विद्युत उत्पादन करने का एकमात्र संयंत्र स्थापित किया गया है बिट्टन मार्केट में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में आपके, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपका इसमें बैढ़न को कहा जाता है, दूसरा कतवा खरगोना, चुटका गांव, मंडला या फिर करई बैतूल को। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बैढ़न सिंगरौली। यहाँ पे जो चुटका गांव मंडला है, यहाँ पे क्या स्थापित हो रहा है आपका, परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में, कि मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है। मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भोपाल में। भोपाल में स्थापित है वो। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 26, कि मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। ऑप्शन है आपके 1995, 1994, 1993 या फिर 1992। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1995। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 1995। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में आपके, प्रश्न नंबर 27, मध्य प्रदेश के किस जिले को ग्रेफाइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट उत्पादन प्रमुखतः किस जिले में होता है। ठीक है, तो क्या है आपका ऑप्शन, बैतूल, झाबुआ, बालाघाट, खंडवा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, झाबुआ में किस चीज़ का उत्पादन हो जाता है, एस्बेस्टॉस का। बालाघाट में किसका उत्पादन हो जाता है, मैग्नीज और कॉपर का। खंडवा में कुछ खास नहीं है, तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैतूल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में, बॉक्साइट किसका अयस्क है।
बॉक्साइट किसका अयस्क है? ऑप्शन है आपके तांबा, अभ्रक, एल्यूमिनियम या फिर जस्ता। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पीथमपुर, धार, देवास, ओरछा, जबलपुर। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? जबलपुर। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जबलपुर। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 30, कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म में असत्य, कौन सा युग्म असत्य है? ठीक है, पहला प्रश्न है आपका इसमें कि चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स भोपाल में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है। ठीक है, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है आपका? चमड़ा कॉम्प्लेक्स देवास, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर, बिल्कुल सही है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर, बिल्कुल सही है। जो एग्रो कॉम्प्लेक्स है आपका कहाँ है? छिंदवाड़ा में है। ठीक है, कहाँ है? छिंदवाड़ा में। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 31, अल्कोलाइड फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश में अल्कोलाइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपके मंदसौर, मुरैना, भिंड या फिर नीमच। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सही उत्तर नीमच हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न है आपका कि मांडू ताप विद्युत केंद्र, मांडू ताप विद्युत केंद्र से केंद्र धार से लाभान्वित कौन से राज्य हैं? ठीक है, मांडू ताप विद्युत केंद्र जो धार में है उससे कौन कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश गुजरात या फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश गुजरात मांडू ताप विद्युत केंद्र से क्या हो रहे हैं? लाभान्वित हो रहे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में, चांदी ताप विद्युत केंद्र बुरहानपुर किस नदी से अपनी जल आवश्यकता की पूर्ति करता है? हमारे प्रदेश का ये पहला ताप विद्युत केंद्र है, इसको यहाँ पे जलापूर्ति किस नदी से होती है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, चांदी ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बुरहानपुर में स्थित है। बुरहानपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती नदी के किनारे। नेपानगर किस नदी किनारे? ताप्ती नदी किनारे। तो आपका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा इसका? ताप्ती नदी। ठीक है, पहला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 16 अगस्त 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान जी द्वारा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब जो नया नाम है वो नया नाम क्या है, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, 16 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री जी ने क्या कर दिया? ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम परिवर्तन किया। वो नया नाम क्या है, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अभी सामान्य सा प्रश्न है ये, क्योंकि अभी जो भी नाम परिवर्तन हुए हैं खास करके वो सब अटल जी के नाम पे रखे गए हैं। तो ये क्या हो गया? अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे हो गया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश की किन दो शहरों को विश्व विरासत शहरों की सूची में क्या है? शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा प्रदेश के दो शहरों को क्या है? विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो ये दो शहरों का कॉम्बिनेशन कौन सा है, हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला कॉम्बिनेशन दिया है ग्वालियर पन्ना, दूसरा मांडू ओमकारेश्वर, तीसरा ग्वालियर ओरछा और चौथा ऑप्शन दिया हुआ हमको यहाँ पे ओरछा और पन्ना। पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्वालियर और ओरछा। ठीक है, ग्वालियर और ओरछा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट अकादमी की स्थापना कब की गई थी? मध्य प्रदेश राज्य क्रिकेट अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके 2010, 2013, 2015 या फिर 2016। ठीक है, यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा 2016। 2016 में राज्य क्रिकेट अकेडमी की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएशन की बात नहीं हो रही है, एकेडमी की बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, भोपाल शुगर मिल किस जिले में स्थित है? ठीक है, नाम क्या है इसका? भोपाल शुगर मिल। ठीक है, ऑप्शन क्या है आपके? इंदौर, भोपाल, सीहोर और रायसेन। ठीक है, तो इसका उत्तर सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका नाम भोपाल शुगर मिल है और भोपाल ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसके पीछे नहीं भाग जाना है। सामान्य सा एक वो लगाना चाहिए, पेपर बनाने वाले को समझना चाहिए यहाँ पे उसका क्या माइंड सेट रहा होगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, भोपाल तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सीहोर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि महार रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये वर्ष 2019 का प्री कप क्वेश्चन है। महार रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, महार रेजिमेंट का मुख्यालय क्या महू में है या फिर सागर में या ग्वालियर में या फिर जबलपुर? इनमें से चार शहरों में कहाँ पे उसका मुख्यालय है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सागर हो जाएगा। ठीक है, महार रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ है? सागर पर है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कौन सा है? क्या वो पीथमपुर है धार में? क्या वो मंडीदीप है रायसेन में? क्या वो जावरा है रतलाम में? क्या वो
बाणमोर है। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? पीथमपुर हो जाएगा। ठीक है, पीथमपुर सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है हमारा, सबसे बड़ा SEZ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आपका कि मध्य प्रदेश में खादी वस्त्रों को किस ब्रांड नेम के तहत क्या है बेचा जा रहा है? मध्य प्रदेश में जो खादी वस्त्र उद्योग है हमारा, वो किस ब्रांड नेम के तहत संचालित हो रहा है? ठीक है, ऑप्शन है आपके मीरा, चरखा, कबीरा या फिर रेशम। ठीक है, वो किस नाम से कपड़े यहाँ बेचे जा रहे हैं खादी ग्रामोद्योग वाले? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कबीरा। अगला प्रश्न आपका कि मध्य प्रदेश में राजस्व मंडल एवं राजस्व न्यायालय का गठन किस जिले में किया गया है? राजस्व मंडल और राजस्व न्यायालय का गठन कहां पर किया गया है, किस जिले में? ऑप्शन है आपके भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ग्वालियर। चलते हैं अगले प्रश्न में। मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और मुख्य सचिव, इन चारों में से। तो जैसे केंद्र का जो योजना आयोग होता है उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वैसे ही राज्य वाले का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? उसके समतुल्य यहाँ पे जो होगा वो कौन होता है? उसके समतुल्य यहाँ पे मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। चलते हैं अगले प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है और सीधी सी बात है, संवैधानिक संस्थाओं का गठन सामान्य तौर पर किसके द्वारा किया जाता है? जो वहाँ का सरकार का प्रमुख होता है उसके द्वारा किया जाता है। सरकार का वास्तविक प्रमुख कौन होता है एक तरीके से, या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख यूँ बोले, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रमुख कौन होता है? केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति होता है, राज्य के स्तर पर राज्यपाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राज्य वित्त आयोग की बात की जा रही है, तो कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश का राज्यपाल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है आपके 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1994, 1 फरवरी 1994, 19 जनवरी 1994। तो जो 1 नवंबर 1956, इस सब ऑप्शन को सबसे पहले आपको हटाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? जब केंद्र द्वारा 72 और 73 अमेंडमेंट पास किया गया। ठीक है, 73 और 74। ठीक है, तो उसके तहत किया गया। तो ये कब गठन किया गया? 1 फरवरी 1994 को गठन किया गया था। अगला ऑप्शन है आपका कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या है? संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। उस संवैधानिक निकायों पे जो भी नियुक्तियां होंगी बड़े पदों की, वो सब किसके द्वारा की जाएंगी? राज्यपाल द्वारा की जाएंगी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जो मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है आपके 13 सितंबर 1995, 13 सितंबर 1996, 12 सितंबर 1995 या फिर 3 सितंबर 1995। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 13 सितंबर 1995। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का संबंध भारतीय संविधान की किस अनुसूची से है? ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग जो है उसका भारतीय संविधान की किस सूची से संबंध है? ऑप्शन है 2nd, 5th, 7th या फिर 6th। इन अनुसूची का आपका किससे संबंध है? तो ये क्या है? 7वीं अनुसूची का विषय है, जिसमें क्या है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनने की पात्रता कौन रखता है इसमें से? तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य बनने की पात्रता इनमें से किसके पास होती है? ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है इसमें आपके? राज्य उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम 7 वर्ष का कार्य अनुभव हो, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगर 7 वर्ष का कार्य अनुभव है आपको उच्च न्यायालय का तो आप बन सकते हैं। दूसरा, राज्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में 7 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, तो जिला, ये भी एक क्या है? सही ऑप्शन, ये भी बन सकते हैं वहाँ पर। तीसरा ऑप्शन है जिला न्यायाधीश जिसे न्यूनतम 7 वर्ष का कार्य अनुभव हो, ये भी एक सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इनमें से सभी प्रकार के लोग क्या बन सकते हैं? राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य बन सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में कि निम्न में से किस राज्य में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था नहीं है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है दिल्ली, यहाँ पे क्या है? त्रिस्तरीय ग्राम पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 50 है आपका कि मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं?
मध्य प्रदेश में कुल कितनी नगर पालिकाएं हैं? ऑप्शन है आपके 313, 96, 264 या फिर 98। ठीक है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 98। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? 98। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि गांव में सड़क, भवन, पुल, शौचालय आदि का निर्माण करना किसकी जिम्मेदारी होती है? अगर गांव में सड़क बनाना है, भवन, पुल, शौचालय, ये सब विकास कार्य करने, निर्माण कार्य करना, संरचना विकास करना है, तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन है आपके ग्राम पंचायत की, जिला पंचायत की, जनपद पंचायत की या फिर जिला कलेक्टर की। ठीक है, तो गांव में जो भी अवसंरचना विकास का दायित्व होता है वो किसका होता है? ग्राम पंचायत का होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 और सूची 2 में से बताना है कि कौन सा क्या है असत्य युग्म है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कि अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान क्या सागर में है। दूसरा ऑप्शन है आपका यातायात प्रशिक्षण संस्थान क्या इंदौर में है। तीसरा ऑप्शन है वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान क्या इंदौर में है। और चौथा ऑप्शन है कि वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान क्या रीवा में है। ठीक है, तो इसमें से क्या है? 3 सही है, 1 गलत है। 3 जो सही है वो क्या है? अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सागर, वायरलेस प्रशिक्षण संस्थान इंदौर, वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान रीवा, ये तीनों सही हैं। जो यातायात प्रशिक्षण संस्थान है वो आपका भोपाल में है। यातायात प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? भोपाल में। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? मध्य प्रदेश होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन है आपके अशोकनगर, भोपाल, जबलपुर, इंदौर। ठीक है, तो आपका क्या है उत्तर? सही उत्तर इसमें मंगेली जबलपुर में क्या है आपका? मंगेली जबलपुर में होमगार्ड का केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 54 प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? ऑप्शन है आपके एच.एस. कामत, मोहम्मद हिदायतुल्ला, दयाशंकर नाग, एम.पी. श्रीवास्तव। ठीक है, तो एच.एस. कामत क्या थे? आपके पहले मुख्य सचिव थे। एच.एस. कामत क्या थे? आपके पहले मुख्य सचिव थे। मोहम्मद हिदायतुल्ला क्या थे? पहले न्यायाधीश थे आपके। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्त की गई थी? मध्य प्रदेश में प्रथम महिला मुख्य सचिव किसको नियुक्त किया गया था? ठीक है, सरोजनी सक्सेना, सरला अग्रवाल, सरोजनी नायडू, निर्मला बुच। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्मला बुच। ये हमारे प्रदेश की पहली क्या थी? IAS अधिकारी थी, पहली महिला IAS अधिकारी। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 56 है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में मध्य प्रदेश के किस शहर को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 मध्य प्रदेश के किस शहर को 13वां स्थान प्राप्त हुआ, 13th रैंक प्राप्त हुई है? वो ऑप्शन है आपके भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सतना। ठीक है, तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? ग्वालियर। चलते हैं अगले प्रश्न में कि किस कंपनी द्वारा भोपाल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी? कौन सी कंपनी भोपाल में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना करेगी? ऑप्शन है आपके टाटा कंसल्टेंसी, TCS, टेक महिंद्रा, कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी या फिर विप्रो लिमिटेड। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विप्रो लिमिटेड। चलते हैं अगले प्रश्न में। EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? EWS के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं आपके? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा? 103वां 103rd संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं संविधान संशोधन कौन कौन से हुए। अभी हाल ही में जो 5-6 हुए उनको देख लेते हैं। जो उसमें क्या हुआ 99th से देख लेते हैं। 99th वाला जो हुआ था, 99th वाला जो संविधान संशोधन अधिनियम था वो क्या था? NJAC था, NJAC था। ठीक है, NJAC क्या था? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था। ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। ठीक है, इसको क्या कर दिया था? कोर्ट के द्वारा नल एंड वॉइड कर दिया गया था। जो 100th था वो क्या था? भारत बांग्लादेश के साथ क्या था? एक जमीन समझौता था। ठीक है, उसके भूमि हस्तांतरण संबंधी उसके लिए था। ठीक है, जो 101वां संविधान संशोधन था यहाँ पे दिया हुआ है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये किससे संबंधित था? हमारे GST से संबंधित था, जो 2017 में लागू हुआ। ठीक है, यहीं पे दूसरा दिया हुआ है अगला 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये किससे संबंधित है? तो ये क्या है? OBC कमीशन से संबंधित था। वो इसके तहत क्या किया गया? OBC आयोग जो था
पहले से बना हुआ था उसको क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई इसके द्वारा। 103वां आपने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, किससे संबंधित है वो, ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। यहाँ पे जो एक अभी हाल ही में हुआ है एक अगला जो हुआ 104वां 104th, ये किस चीज़ के लिए था, इसका संबंध किससे है, SC ST रिजर्वेशन का एक्सटेंशन था ये, ठीक है। SC ST रिजर्वेशन जो अभी खत्म होने वाला था उसको बढ़ाया गया कब तक के लिए, 2030 तक के लिए बढ़ाया गया, तो जो 2020 में खत्म हो रहा था, ठीक है। और इसी से क्या किया गया, 104वें अमेंडमेंट से क्या किया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए जो एक अलग आरक्षण चलता था उसको भी समाप्त कर दिया गया इसके माध्यम से। तो ये क्या थे आपके हाल के अभी 5-6 अमेंडमेंट थे, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक स्कूल एक IAS योजना की शुरुआत की गई है। एक स्कूल एक IAS, ठीक है। तो ये क्या है ऑप्शन, केरल, यूपी, राजस्थान, गोवा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, एक जिला एक उत्पाद नामक योजना चल रही है। वैसे यहाँ पे क्या चल रहा है, एक स्कूल एक IAS योजना चल रही है केरल में, ठीक है। हम आते हैं अगला प्रश्न है हिस्ट्री से कि ICS परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ICS परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, अरविंद घोष, ठीक है। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या है आपका, गुलाबी उर्दू के जनक किसे कहा जाता है। गुलाबी उर्दू का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है आपके उस्ताद आमिर खान, हबीब तनवीर, ईशुरी या फिर मुल्ला रमूजी, ठीक है। तो उसको किसको कहा जाता है गुलाबी उर्दू का जनक, मुल्ला रमूजी को, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 बात करता है किस चीज की, कि किस वर्ष में सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जो बाद में सांची में वर्तमान स्थल संग्रहालय में परिवर्तित हो गया, ठीक है। जॉन मार्शल ने सांची में जो संग्रहालय बनाया था पुरातात्विक, वही बाद में आगे चल क्या बनता है, सांची में जो आज संग्रहालय वो बन गया। तो उस संग्रहालय की जॉन मार्शल ने स्थापना कब की थी। ऑप्शन है आपके 1919, 1900, 1909 या फिर 1920। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 1919 सही उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि मुंबई में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप की स्थापना किसके द्वारा की गई। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप मुंबई में किसने बनाया था। ऑप्शन है आपके रजा मुराद, बाबा डीके, सैयद हैदर रजा या फिर किशोर कुमार, ठीक है। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सैयद हैदर रजा। चलते हैं अगले उसमें पॉइंट में। ईथरनेट किस चीज का उदाहरण है। ईथरनेट क्या होता है, एक लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। किस चीज का उदाहरण होता है, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट किस चीज के लिए कौन प्रसिद्ध है। लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट के लिए इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन है आपके मकबूल फिदा हुसैन, पहला ऑप्शन क्या है आपका मकबूल फिदा हुसैन, दूसरा ऑप्शन है आपका विष्णु चिचलांकर, तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें दामोदर देवलालीकर और चौथा है ऑप्शन आपका इसमें सैयद हैदर रजा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका विष्णु चिंचालकर। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि इंदौर में नाट्य भारती की स्थापना किसने की थी। इंदौर में नाट्य भारती संस्था की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके नरिहर प्रसाद, हबीब तनवीर, कंचन रोहरे या फिर बाबा डीके, ठीक है। तो इसमें नाट्य भारती संस्था की स्थापना किसने की थी, बाबा डीके ने की थी। कहाँ की थी, इंदौर में, ठीक है। ये भी जगह भी याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन है आपके शिवपुत्र, अनूप, शंकर राव या फिर विश्वनाथ सिंह, ठीक है। अच्छे से याद रखने हैं, आजकल वास्तविक नाम पूछा जा रहा है, 2020 में भी पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका शिवपुत्र हो जाएगा, ठीक है। कुमार गंधर्व का जो कर्नाटक के थे वास्तविक तौर पे, उनका मुख्य नाम क्या था, शिवपुत्र। चलते हैं अगले उस प्रश्न में। आपका अगला प्रश्न है कि लालगढ़ का किला किससे संबंधित है। लालगढ़ का किला संबंधित है। ऑप्शन है आपके रामगढ़ रियासत मंडला से, नरसिंहगढ़ रियासत से, अमझेरा रियासत से या फिर हैदराबाद रियासत से, ठीक है। तो लालगढ़ का किला किससे संबंधित है, अमझेरा रियासत धार से। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69 कि त्रिधारा किसकी रचना है। क्या वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है या माखनलाल चतुर्वेदी,
क्या वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, या फिर चौथा ऑप्शन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रेमचंद्र। ठीक है, तो त्रिधारा किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला आता है ऑप्शन आपका इसमें प्रश्न की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है। राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है। आजकल तो अमित शाह को कहते हैं कि राजनीति के चाणक्य वही हैं, पर असली चाणक्य किसको कहा जाता है राजनीति का, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है। ठीक है, पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र जी को कहा जाता है राजनीति का चाणक्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं ये। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71 कि गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी। ऑप्शन है आपके देविका रानी रोरिक, उषा मेहता, विजया लक्ष्मी, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देविका रानी रोरिक। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, देविका रानी रोरिक। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72 कि मध्य प्रदेश की चित्रकला का पितृ पुरुष किसको कहा जाता है। मध्य प्रदेश की चित्रकला का पितामह किसको कहते हैं, पितृ पुरुष को किसको कहते हैं। ऑप्शन है आपके राजा राम, पहला ऑप्शन क्या है आपका, राजा राम, दत्तात्रेय देवलालीकर, मकबूल फिदा हुसैन, या फिर विष्णु चिंचालकर। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दत्तात्रेय देवलालीकर, दत्तात्रेय देवलालीकर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका गिरनार स्थित संस्कृत अभिलेख किससे संबंधित है। गिरनार कहाँ, गुजरात में है, तो गुजरात में जो संस्कृत अभिलेख है वो किससे संबंधित है, किसने स्थापित किया था। ठीक है, तो क्या कलिंग राजा खारवेल ने स्थापित किया, या स्कंदगुप्त, या रुद्रदमन, या चौथा ऑप्शन क्या आपका मालवा नरेश यशोवर्मन ने। सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें रुद्रदमन ने। ठीक है, शक क्षत्रप क्या है, रुद्रदमन ने इसको स्थापित किया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि सिंहस्थ किस ग्रह की गतिविधियों पर निर्भर करता है। सिंहस्थ हमारा जो कुंभ लगता है, मेला लगता है उज्जैन में, वो किस ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बृहस्पति ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, बृहस्पति ग्रह की स्थिति पर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 75 है आपका कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन है आपके चोल द्वारा, पल्लव, चेदी शासक, या फिर चालुक्य शासक। किनके द्वारा महाबलीपुरम की रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था। जो किसको डेडिकेटेड है ये रथ मंदिर, पांडवों को डेडिकेटेड है, और वहां पे क्या है आपको ये पांचों पांडवों के अलग अलग रथ वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका पल्लवों द्वारा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पल्लवों द्वारा रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस उत्सव के दौरान बरेदी लोकनृत्य किया जाता है। बरेदी लोकनृत्य किस उत्सव के दौरान किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आपके दिवाली, होली, जन्माष्टमी, या फिर वैशाखी। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका दिवाली के दौरान क्या किया जाता है, बरेदी नृत्य किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका नेस्कॉम का यहाँ फुल फॉर्म पूछा हुआ है। नेस्कॉम का इसमें से फुल फॉर्म कौन सा होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होता है उसका, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, ये होता है आपका नेस्कॉम का फुल फॉर्म, ये संस्था है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 78 कि निम्न में से कौन सी नृत्य शैली रुक्मणी देवी अरुंडेल से संबंधित है। मतलब रुक्मणी देवी अरुंडेल जो हैं इनमें से किस नृत्य शैली की क्या है, नृतिका हैं। ठीक है, नृत्यांगना हैं। तो ऑप्शन है आपके भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, या फिर कथकली। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किससे है, भरतनाट्यम से है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि मानव मस्तिष्क की मध्य रेखा जिसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क। ठीक है, उनमें कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके अधिवृक्क, अवटु ग्रंथि, अग्नाशय, या फिर पीनियल। ठीक है, तो पीनियल बॉडी जो होती है आपकी, पीनियल बॉडी जो होती है वो अवस्थित होती कहाँ, प्रमस्तिष्क में या मध्य रेखा में। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है। भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है आपके दमन, लोनावाला, माजुली, कच्छ। ठीक है,
इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है माजुली, ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी पे क्या है, एक नदी द्वीप है। ये क्या है, नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। इसको क्या है, जिला घोषित किया गया। यहाँ से अभी लगभग 1 साल पहले तक, 1 डेढ़ साल पहले तक यहाँ पे जो वो होते थे, विधायक होते थे, वो कौन होते थे, सर्बानंद सोनोवाल। कौन होते थे, सर्बानंद सोनोवाल, जो असम वहाँ के असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आजकल वो क्या हैं, आयुष मिनिस्टर हैं, ठीक है, केंद्र सरकार में। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अवंतीबाई जी से संबंधित कि रानी अवंतीबाई लोधी ने किस अंग्रेज सेनापति को भागने को मजबूर किया था, विवश कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन है आपके ह्यूरोज, नहीं, ये तो लक्ष्मीबाई से संबंधित थे। दूसरा ऑप्शन है आपका सेनापति वार्डन। तीसरा ऑप्शन है आपका कैप्टन विलियम, दिल्ली में लड़ रहे थे। चौथा ऑप्शन है आपका कैप्टन हैकल्स, लखनऊ में लड़ रहे थे। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सेनापति वार्डन, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 82 में। प्रश्न है आपका कि खजुराहो के जगदम्बे तथा चित्रकूट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। जगदम्बा मंदिर और चित्रकूट मंदिर का निर्माण इसमें से किसने करवाया था, ठीक है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे विद्याधर, धंगदेव, गंडदेव, परमार्थिदेव। ये क्या है, चारों चंदेल शासक हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, गंडदेव, ठीक है। गंडदेव के द्वारा खजुराहो का जगदम्बा मंदिर और चित्रकूट मंदिर बनवाया गया था, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 83 आपका है कि इंटरनेट से जुड़ा डिवाइस कौन सा नहीं है। इंटरनेट से जुड़ा डिवाइस कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आपके हब, गेटवे, मल्टीप्लेक्स, पेन ड्राइव, ठीक है। तो पेन ड्राइव क्या है, एक आउट डिवाइस होता है, उसका इंटरनेट से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका यज्ञ से संबंधित जो विधि विधान होते हैं उनका वर्णन किस वेद में किया गया है। यज्ञ से संबंधित विधि विधानों का वर्णन किस वेद में किया गया है। चार यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ या फिर यजुर्वेद, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यजुर्वेद। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ है। मध्य प्रदेश में वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, ठीक है। ऑप्शन है आपके भोपाल, यहाँ वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। जबलपुर, यहाँ पे वन प्रबंधन संबंधित विश्वविद्यालय स्थित है, महाविद्यालय स्थित है। बैतूल, ये आपका सही उत्तर है। यहाँ पे क्या है, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र स्थित है। और बालाघाट, यहाँ वन प्रबंधन कॉलेज स्थित है, ठीक है। फॉरेस्ट कॉलेज यहाँ पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा कि शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। शौचालय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपके 15 नवंबर, 19 नवंबर, 5 सितंबर या फिर 19 सितंबर, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 19 नवंबर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 87, गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो बहुत सामान्य प्रश्न है, आपको पता ही होगा, लुम्बिनी में जन्म हुआ था इनका, ठीक है। लुम्बिनी में जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश के पहले पुलिस निरीक्षक कौन थे। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस निरीक्षक इनमें से कौन से थे। ऑप्शन है आपके बीजी घाटे, बीपी दुबे, बीजी घाटे, बीपी दुबे, तीसरा एचएस कामत या फिर विष्णु विनायक सरवटे, ठीक है। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बीजी घाटे। ये क्या थे, पहले पुलिस महानिरीक्षक थे, ठीक है। एचएस कामत क्या थे, पहले सचिव थे, ठीक है। बीपी दुबे क्या थे, पहले डीजीपी थे। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका तरुण भादुड़ी फेलोशिप किससे संबंधित है। मध्य प्रदेश में जो तरुण भादुड़ी फेलोशिप दी जाती है उसका संबंध किस चीज़ से है। ऑप्शन है आपके संगीत कला, रूपांकर कला, साहित्य कला या फिर पत्रकारिता, ठीक है। इसका किससे संबंध है, तरुण भादुड़ी फेलोशिप का पत्रकारिता से संबंध है, ठीक है। इसी के संबंध में एक और फेलोशिप दी जाती है, वो क्या है, राजेंद्र माथुर फेलोशिप, ठीक है। राजेंद्र माथुर फेलोशिप का भी संबंध किससे है, पत्रकारिता से है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से ऊपर है। मध्य प्रदेश के कितने जिलों का लिंगानुपात 1000 से ऊपर है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार, सेंसस के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन है आपके 2, 3, 4 या फिर 5। तो ऐसे कितने, टोटल 4 जिले हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा किसका है, 1021, 1121 के लगभग किसका है, आपका बालाघाट का, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि फातिमा शिरीन बनाम केरल राज्यवाद का संबंध किस चीज़ से है। फातिमा शिरीन बनाम केरल राज्यवाद का संबंध किससे है। इसमें ऑप्शन है आपका ट्रिपल तलाक, नहीं। दूसरा है आपका राइट टू स्पीच, इससे भी संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आपका मंदिरों में प्रवेश, इससे भी संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन है आपका इंटरनेट तक पहुंच, ये क्या है आपका सही उत्तर है। इंटरनेट तक पहुंच के तहत क्या किया गया, फातिमा शिरीन बनाम केरल राज्य केस में
तिरुवनंतपुरम उसने कोर्ट ने क्या बोल दिया इस चीज़ पे कि राइट टू इंटरनेट, ठीक है, राइट टू इंटरनेट क्या है आपका फंडामेंटल राइट है, जिसको किसके तहत शामिल किया गया, आर्टिकल 21 के तहत सम्मिलित किया गया बाद में। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका 1992 निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। इनमें से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी या महिला ऋषि थी जिनने कुछ वेद मंत्रों की क्या थी रचना की थी, ठीक है। ऑप्शन है आपके लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती या फिर सावित्री, ठीक है। तो लोपमुद्रा क्या थी, वैदिक काल की क्या थी, महिला ऋषि थी जिनका क्या है वर्णन मिलता है इनने वेद ग्रंथों की, वेद मंत्रों की रचना की थी। चलते हैं अगला आरपानेट। आरपानेट का यहाँ फुल फॉर्म पूछा हुआ है। आरपानेट का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क आरपानेट का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 94 कि मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है। मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है, क्या वो मार्च है या फिर अप्रैल या फिर मई या फिर जून, ठीक है। सबसे गर्म महीना क्या होता है, मई होता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका सर्वाधिक फेल्सपर उत्पादक जिला कौन सा है। सर्वाधिक फेल्सपर उत्पादक जिला कौन सा है। ऑप्शन है आपके मंडला, छिंदवाड़ा, सागर या फिर दमोह, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होता है, सबसे ज्यादा फेल्सपर कहाँ मिलता है आपको, छिंदवाड़ा में मिलता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि किस दुर्ग के तोते विश्व प्रसिद्ध हैं। किस दुर्ग के तोते विश्व प्रसिद्ध हैं। तो कहाँ के तोते प्रसिद्ध हैं सबसे ज्यादा, गिन्नौरगढ़ के तोते सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक महिला साक्षरता जिला कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षर जिला प्रदेश का हमारे कौन सा है। ऑप्शन है आपके कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर बालाघाट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, महिला साक्षर जिला कौन सा है, भोपाल है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला क्या है, जबलपुर है। सर्वाधिक टोटल साक्षरता भी कहाँ की है, जबलपुर की ज़्यादा है। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिलेंगे। पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल सभी तक के आपको इस पे उसमें जो साक्ष्य एक ही जगह मिल जाएंगे। ऑप्शन है आपके पहला आमरी है, दूसरा मेहरगढ़ है, तीसरा आपका कोट दीजी है, चौथा आपका कालीबंगा है, ठीक है। तो मेहरगढ़ एक ऐसी साइट है जहां आपको पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक के साक्ष्य एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 99 की विक्रम संवत कब से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। विक्रम संवत विक्रम नामक शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी, 56 ईसा पूर्व में, ठीक है, 56 ईसा पूर्व में। चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका 100वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है आपके यहाँ पे अब्दुल कादिर बदायूनी, दूसरा ऑप्शन है आपका अबुल फजल, तीसरा ऑप्शन है आपका निजामुद्दीन अहमद, चौथा ऑप्शन है आपका इसमें शेख मुबारक खान, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 101 कि भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी उपबंध कहाँ वर्णित है। भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी उपबंध कहाँ वर्णित है, ठीक है। तो आपके वो कहाँ वर्णित है, 324 से लेकर के 329 तक में वर्णित है, ठीक है। 324 से लेकर 329 तक में, माफ कीजिएगा यहाँ ऑप्शन क्या हो गया है, रिपीट हो गए हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या हो गए यहाँ पे 2 बार हो गए हैं, लेकिन फिर भी इसका क्या, अच्छा 2 बार नहीं, 224 है, ठीक है कोई बात नहीं। 324 से लेके क्या है 329 तक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। निम्न में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे हैं। ऑप्शन है आपके इसमें BN झा, TN शेषान, BB टंडन या फिर VS संपत, ठीक है। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, BN झा का। TN शेषान क्या है, सबसे ज़्यादा फेमस चुनाव आयुक्त रहे हैं 95-96 के दौरान। इनका क्या है सबसे ज़्यादा नाम चला चुनाव सुधारों की प्रक्रिया को लेकर के, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 103 कि भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे भारतीय निर्वाचन आयोग के, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नवीन चावला, VK सुंदरम, डॉक्टर नागेंद्र सिंह या फिर सुकुमार सेन, ठीक है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें, डॉक्टर सुकुमार सेन, ठीक है, डॉक्टर सुकुमार सेन। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा गैर प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल जो होते हैं, गैर
पंजीकृत राजनीतिक दल निम्नलिखित में से किन विशेष अधिकारों का हकदार नहीं होते हैं? ऐसे राजनीतिक दल जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत नहीं किए, इनमें उनको किस प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे मतदाता सूची तक पहुंच। पहला ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे? मतदाता सूची तक पहुंच। दूसरा है कि दल के प्रमुख दल के चुनाव चिन्ह का आवंटन। और तीसरा है कि राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविजन और रेडियो स्टेशन पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का प्रावधान। ठीक है, तो ये अगर आप नहीं है उसके पास चुनाव के पास रजिस्टर्ड नहीं है ऑफिशियल तौर पर, औपचारिक तौर पर, तो आपको ये तीनों सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 105 है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है या किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की? ठीक है, ऑप्शन है आपके लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या फिर मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 106 है आपका कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक। दूसरा ऑप्शन है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत एवं मान्यता प्रदान की जाती है? तो हमारे देश में पूरी चुनाव प्रक्रिया को पूरा संचालित करने का, उससे संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ एक ही संस्था के पास है। वो संस्था क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। चलते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 108, निर्वाचन आयोग की शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका इसमें निर्वाचक नामावली तैयार करना व योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना। दूसरा ऑप्शन है आपका राजनीतिक दलों को मान्यता देना व चिन्हों को आवंटित करना। तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना। तो इसमें से आपको पहचान करना कि कौन सा कथन चुनाव आयोग के कार्य और शक्ति के संबंध में सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही वो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका, वो क्या हो जाएगा? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी मतलब तीनों ऑप्शन क्या है आपके? सही हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 109। वो प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, पहला इसमें जो पॉइंट है वो है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा ऑप्शन है आपका संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन एवं विलय से संबंधित विवादों को निपटाता है। तो इनमें से आपको ये चयन करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें जो केवल सी ऑप्शन है वो सिर्फ क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि पहला जो ऑप्शन है वो क्या बोलता है कि भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय है। नहीं, अभी आज की तारीख में 3 सदस्यीय है। दूसरा ऑप्शन है कि संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। नहीं, ये चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। आज का आखिरी प्रश्न है इस लेक्चर का, प्रश्न नंबर 110। प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है आपके 1 नवंबर 1956, 1 फरवरी 1994, 1 नवंबर 1994 या फिर 19 जनवरी 1994। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका इसका? 1 फरवरी 1994। ठीक है, 1 फरवरी 1994। तो ये क्या था आपका? एमपीजी के और उससे संबंधित अन्य चीज़ों के लिए क्या था? पहला लेक्चर था, जिसको आप मध्य प्रदेश एमपीपीएससी और व्यापम संबंधित एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले टेस्ट में। धन्यवाद।